उफ, ये लोग कब समझेंगे कि नारी अबला नहीं है। अपने मूड में आई ना तो अच्छे अच्छों का तबला ता धिनक धिन धा बजा देती है। कुछ ऐसा ही कर रही है अनुपमा। जी हाँ, वनराज ने भले ही उसके रेस्टोरेंट के भूमि पूजन में आकर खूब बवाल किया हो, लेकिन घर में जाकर हड़का दिया ना अनुपमा ने भी वनराज को। पिंजरे को ताला लगा के रखने वालों को उड़ान से डर लगता है। आप मेरी उड़ान से डर रहे हैं वनराज शाह। अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन एक कैसे चुटकी में बर्बाद कर दिया वनराज शाह ने। औरत और मर्द के लिए रेस की स्टार्टिंग लाइन एक ही होती है। मर्द के हाथ में सिर्फ डिग्री होती है, पर औरत के हाथ में चिमटा, बेलन, झाड़ू, दवाई की पर्ची, दूध का हिसाब, गोद में 3 बच्चे, कंधे पर सास ससुर, पति के खाने, कपड़े, सफाई की जिम्मेदारी और पैर में परंपरा की बेड़ियां होती है। अब इसे जलन कहते हैं। औरत जब आदमी के कद से बड़ी हो जाती है तो भाई वनराज शाह को जलन कैसे ना हो। आपको डर लगता है बराबरी की टक्कर से? बिल्कुल, वो बहुत उसके अंदर इनसिक्योरिटी तो है ही है इस बात की कि अनुपमा जो उसकी बीवी थी 25 साल तक, जो उसके कंट्रोल में रहती थी, जो सब कुछ उसके कहने पे करती थी, उसके परिवार को संभालती थी, आज वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। और वो भी ऐसी इंडिपेंडेंट कि वो आज एक बड़े बिजनेस टाइकून की पार्टनर बनने वाली है। भूमि पूजन में जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे के बाद अनुपमा घर आई और उसने एक खुल्लम खुल्ला वनराज शाह को सुना दिया। आपको क्या लगा मेरे काम की शुरुआत के पहले दिन तमाशा करके आप मेरे बढ़ते कदम रोक लेंगे? किताब के पहले पन्ने को मेला कर देने से आगे की कहानी नहीं बदल जाती। अब वनराज को तो जो करना था उसने कर दिया। यहाँ पर खड़े खड़े अनुपमा की बातें सुनने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी बकवास पूरी हो चुकी है और कुछ बात। अनुपमा के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बापूजी इस बात को समझते हैं। आगे अभी अनुपमा को और भी बहुत कुछ देखना है। वनराज का रवैया दिन ब दिन अनुपमा के लिए बिगड़ता ही जाएगा, तो वहीं अनुज अनुपमा का सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। यानी कि अब कहानी में अनुपमा नहीं बल्कि अनुज वर्सेस वनराज होगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं जब सुर लगते हैं ना, तो बड़े अच्छे लगते हैं। जब बेसुरे होते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसीलिए गाना नहीं चाहिए जिनको गाना नहीं आता। अपने लिए कह रही हूँ, चिंता मत कीजिए, आप पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। बहरहाल सीरियल में लीजिए, राम की हो गई प्रिया, लेकिन विद अ ट्विस्ट। आखिरकार हुआ क्या कि राम ने अपना ही गठबंधन खोल दिया। देखिए ना। राम सीता की तरह नजर आ रहे हैं ना आज राम और प्रिया। इनकी जोड़ी पे से तो भाई आज किसी की नजर नहीं हटेगी। लेकिन रुकिए रुकिए, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। इस राम सीता की जोड़ी को किसी की नजर लग गई है। इस शादी होने ही वाली थी कि ऐन मौके पर पुलिस आ गई। आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई है। आपको हमारे साथ फिर से करना पड़ेगा। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, ये आपको कोई गलतफहमी हुई? ये मेरा भाई है। आप किसने कंप्लेन किया?
प्रिया सोल। आप क्यों करिए सब? मैंने आपसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा इसलिए। भाई ये क्यों करिए मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया है। चांदी को चोट लगी और वो न्यू कार जो ब्लू सेडान थी वो बहुत तेज चला रहा था, जो भी चला रहा था। और आपको लगा वो मैं था? आपने मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा? बेसिकली कुछ दिनों पहले जब हमारा एक आई थिंक संगीत हो रहा था शायद, तब हाँ संगीत ही हो रहा था, तो तब सिड आया था। और सिड जब आया था तो शुभू ने देख लिया था, तो वो लेकर गया सिड को। लेकिन वो बातों बातों में वो लोग फास्ट ड्राइव बहुत फास्ट कर रहे थे और उसके बीच में सैंडी का फ़ोन गिर गया था, जैसे सबने देखा होगा। तो उसे बचाने के लिए वो सिड और शुभू ड्राइव कर रहा था, तो उसे लगा कि मतलब ये निकल जाएगी। और प्रिया ने नंबर प्लेट देख लिया था, तो उसने कंप्लेन कर लिया। अब उसको नहीं पता था कि ये शुभू की गाड़ी है, तो यहाँ पे वो सब चल रहा है। प्रिया ने राम के भाई पर इल्जाम लगाया और फिर क्या, एक और प्रिया की बहन तो दूसरी ओर राम का भाई, दोनों अपने परिवार वालों के लिए खड़े हुए। फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्योंकि राम ने शादी का गठबंधन खोल दिया है। अब डरिए मत, क्योंकि थोड़े से ड्रामे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम और प्रिया की शादी ट्विस्ट के साथ ही सही, लेकिन होगी जरूर। अब वो क्या है ना, शादी ब्याह वाले मामले में इस सबको ट्विस्ट बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो शादी देखने के लिए आपको इस ट्विस्ट का सामना तो करना ही होगा। मुंबई से मेघा थदानी और इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज रात को खाने में क्या बनाया जाए? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अच्छा हो ये हर कोई चाहता है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। जी हाँ, क्योंकि रोजाना रात को घर में क्या बनेगा? माय गॉड, दिस कैन बी द मोस्ट टैक्सिंग क्वेश्चन इन लाइफ। और ये आपकी और हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये दृष्टि धामी की भी प्रॉब्लम है और उनके घर वालों की भी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दृष्टि की सासू माँ ने ढूंढ निकाला है। क्या है वो ऑप्शन? देखिए और सुनिए ना। सो ऑफ कोर्स जितना वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, उतना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पेट में, अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट। मॉम बेचारी परेशान हो जाती है कि क्या खाओगे तुम लोग, बिकॉज मैं थक गई हूँ तुम लोगों से। मैं ये खाऊं तो शायद फिट हो जाऊं, वो वाली एक्सरसाइज करूं तो शायद ज्यादा मसल गेन कर लूं। लेकिन इस शायद के चक्कर में 100 में से 95 लोग सोचते ही रह जाते हैं और फिट होने का दिन सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन आज एसबीएस ओरिजिनल्स में दृष्टि धामी आपको बताएंगी कि कैसे हैं वो इतनी फिट और कैसे आप भी हो सकते हैं सुपर फिट। इन आवर न्यू सेगमेंट बी फिट विद एसबीएस ओरिजिनल्स। दृष्टि, पहले तो बता दो मैं आपको कि आप जैसी पहले दिख रही थी ना, अभी हूँ मैं सबसे पहली लाइन यही थी कि अभी भी एकदम वैसे ही लग रही हैं। तो आई एम श्योर मतलब ये चीज सडन वाली तो नहीं है, मतलब हम आपको इतने सालों से देखते आ रहे हैं, आपने बहुत मेंटेन रखी है इस चीज को। सो बेसिकली आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जितना आपका ध्यान अपने बॉडी पे रखते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पे रखते हैं, उतना आपको इंटरनली भी रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वर्कआउट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खा रहे हो वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं दैट 80% इज द फूड दैट यू ईट एंड 20% इज योर वर्कआउट। सो ऑफ कोर्स जितना वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, उतना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पेट में, अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग दैट अ पर्सन कैन सी। सो मैं लास्ट कपल ऑफ मंथ्स से मैं एक्चुअली ये फॉलो कर रही हूँ। मैं टेटले का ग्रीन टी, मैंने अपनी कॉफीज और चाय रिप्लेस कर दिया है। मैं उनको रिप्लेस करके मैं टेटले का ग्रीन टी पीती हूँ।
So I just genuinely feel that आप थोड़े lifestyle changes अगर लाओगे आपके everyday lifestyle में, तो it will make a huge difference. दृष्टि, आपको तो मैंने काफी आपके इंस्टाग्राम पे देखा है कि आप ना वर्कआउट भी बहुत ज्यादा मतलब आपके रूटीन में है, वो आपके रूटीन का हिस्सा है. 50 किलो तक का मैंने आपको वो डंबल वो करते हुए देखा है. तो हाँ मैंने देखा था, स्पेशली आपने नीचे कैप्शन दिया था. तो इतनी एनर्जी मतलब एक एनर्जी भी अगर आप में है तभी आप वो चीज कर सकते हैं. लोग आपको कुछ ही हद तक इंस्पायर कर सकते हैं, उसके बाद यू विल ओनली हैव टू पुश योरसेल्फ. एंड अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी चीज को 21 डेज से 1 मंथ तक दे दो तो वो आपका रूटीन बन जाता है और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फिर उसे मेंटेन करना. तो आई फील लाइक अगर आप जितनी लाइट चीजें खाएंगे, your body will not get lazy. You will feel light and will give you more energy. आप जब अपने घर में होती हैं, परिवार के लोगों के साथ में होती है, तो क्या ये सब्जेक्ट रहता है डाइटिंग का? हमारे घर पे तो सब डाइट पे ही होते हैं. माय मम इन लॉ बेचारी, शी गेट्स इरिटेटेड बिकॉज एवरी डे उनको एक ही सवाल होता है कि अभी आज रात में डिनर, बिकॉज लंच वी आर वेरी इजी. लंच हम रोटी सब्जी दाल या ब्राउन राइस ऐसा कुछ खा लेते हैं. आई ट्राई टू वन मोर थिंग दैट आई ट्राई टू डू इज, मैं खाने के आधे घंटे पहले मैं एक ककड़ी और एक टमाटर खाती हूँ. एंड देन आई स्टार्ट माई लंच एंड आई हैव अ ग्लास ऑफ छाछ ऑल्सो इन माई डाइट. बट डिनर एक होता है जहाँ पे मॉम बेचारी परेशान हो जाती है कि क्या खाओगे तुम लोग, बिकॉज मैं थक गई हूँ तुम लोगों से. डिनर्स आर नॉट यूजुअली फुल फ्लेज्ड डिनर्स, सो इट्स लाइक ईदर पनीर भुर्जी विद जवार रोटी या अंडा भुर्जी, दलिया, मग एंड कढ़ी, वेरी गुड थिंग. बट एक दिन हम सिर्फ रैप्स खाते हैं विच आर प्लांट बेस्ड रैप्स, एंड उसके अंदर हम सारी हेल्दी चीजें डाल के खाते हैं. तो आई मीन मेरे घर पे बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, मेरे और नीरज के डैड के अलावा. दृष्टि, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग. आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि और ये सब ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब टीवी में, फिल्मों में, वेब में, मतलब जितने भी लोग कलाकार ना, ये बहुत ज्यादा हावी हो गया उन लोगों पे. मैंने ट्राई किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग. आई डिड इट ट्वाइस एंड आई फेल्ट वेरी सिक, बट दैट इज बिकॉज माय बॉडी इज वेरी एसिडिक. मेरे बॉडी में बहुत जल्दी एसिड फॉर्म हो जाता है. सो आई अवॉइड डूइंग इंटरमिटेंट. मैंने कोशिश की थी 2 महीने पहले एंड आई फेल्ट वेरी वेरी सिक. मुझे बहुत ही बुरा एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी अटैक हुआ था and I had to get myself admitted in the hospital. I don't know if this was the reason. So I just try to eat early. So मैं try करती हूँ मेरा dinner मैं 7:30-8 के पहले finish कर लूँ. And the next day I eat when I wake up and I try to have my first meal at around 8 o'clock. But उससे ज़्यादा I don't try to do intermittent. Thank you for हमसे बात करने के लिए. Thank you. Bye सुशीला. चलो bye bye bye. मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. ये सीरियल के ट्विस्ट, आई टेल यू, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं ना कि एक्चुअली में मजा उसी में आता है. नहीं तो कहानी अगर शुरू में ही आपको पता लग जाए तो क्या खास देखेंगे आप. बहरहाल मीत वर्सेस मीत हो रहा है सीरियल मीत में. वो क्या है कि दुल्हन भी मीत, दूल्हा भी मीत और हो गई शादी दोनों की बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय फॉल्ट. और अब मीत तो मीत, बेचारी मीत को अपनी सासू माँ के ताने भी झेलने पड़ेंगे. मैंने कहा निकलो यहाँ से. हिलोजी टीवी की एक और बहू रानी जबरदस्ती की शादी कर अपने ससुराल में पहुंच गई.
मेरे पतिदेव को पता ही नहीं था कि मैं उनकी दुल्हन बनने वाली हूँ, तो मुझसे उनकी सरप्राइज़ वेडिंग हो गई है। प्यार वो किसी और से करते थे, मेरी बहन से करते थे, तो ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट हैप्पी विद द मैरिज येट। अब ये शादी मीत वर्सेस मीत की हुई है। ये दूल्हा दुल्हन में टशनबाजी तो है ही, लेकिन अब सासू माँ ने भी जब अपनी होने वाली बहू रानी का चेहरा देखा तो वो भी एकदम हक्की बक्की रह गई। अब उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहू रानी लड़कों की तरह हूबहू रहेगी। सासू माँ को तो लगा था कि उसकी बहू रानी में नजाकत होगी। मीत की शादी हो गई है मीत से, और जो मीत है मतलब हमारा जो मेल मीत है, ऑफ कोर्स उसकी माँ को ऐसी बहू नहीं चाहिए थी, उन्हें उनके जैसी बहू चाहिए थी, जिसके बाल लंबे हों, जो सुंदर सी हो और जो बहुत ही डेलिकेट हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं ये देख के, क्योंकि उनकी और मेरी नफ़रत तो पुरानी है। उन्होंने मुझे रोड पे डांस करते हुए देख लिया था फुल क्रिकेट मैच जीतने के बाद, और तब से वो मुझसे नफ़रत करती हैं एकदम दिलो जान से। वो वैसे भी मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करती, और मैं उनकी बहू बन गई, तो ये बात उनसे डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है कि ऐसे कैसे हो गया। अब मीत तो खार खाए बैठा ही है मीत से, लेकिन देखिए सासू माँ भी कम नहीं है, ये कैसे मीत से बदला ले रही हैं। अब सर पर घड़ा उठाने की रस्म है। इस रस्म में जरा देखिए ये कितना बड़ा घड़ा मीत के सर पे रख दिया। अब मीत भी तो उन लोगों में से है जो काम कोई नहीं कर सकता है, वो मीत करके दिखाएगी, और उसने अपने पतिदेव और सासू माँ को ऐसा करके दिखा भी दिया। कलश नहीं, मटका है, 15-20 किलो का वो होता है, उसे लेके चलना है, तो वो डिफ़िकल्ट है मीत के लिए भी। पर क्योंकि ऑफ कोर्स दुश्मनी है सास को मीत से, तो उन्होंने कहा नहीं तू तो यही मटका रखेगी। अब मीत जब ससुराल में आ ही गई है तो ससुराल में स्वागत तो होना ही चाहिए। फिर अब मीत का स्वागत कैसे होगा भाई, ये देखना तो सच में दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मीत थोड़ी सी हटकर है, तो इसके साथ जो होता है वो हटकर ही होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए 16 अक्टूबर को आ रही है अमेज़न प्राइम पर सरदार उधम। इससे पहले कि आप पिक्चर देखें, आइए मुलाकात कराते हैं सरदार उधम से और जाने तो सही कि विकी कौशल सरदार उधम बने कैसे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ में। दोस्तों, जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक आप एक अमेजिंग देशभक्ति से जुड़े कंटेंट का ट्रेलर देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सरदार उधम की, और इस बारे में बात करने के लिए वी हैव सुजीत सरकार जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वी हैव मिस्टर विकी कौशल जिन्हें आप जानते ही ऑब्वियसली, मल्टी टैलेंटेड एक्टर, एंड वी हैव मिस्टर रॉनी लहरी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। सुजीत सर, मैं आपको पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि व्हेन आई आस्क माय यंगर ब्रदर हु इज़ योर फेवरेट सुपर हीरो, तो हमेशा स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये सब निकलते हैं। लेकिन इस फिल्म से जो हमारे रियल हीरोज़ हैं वो धीरे धीरे आप जैसे लोग, आप जैसे डायरेक्टर, कंटेंट मेकर्स इंडिया को दे रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप उस बात से? नहीं, बहुत अच्छा है अगर ऐसे यंगस्टर्स जो हैं ऐसे सोचने लगे और सरदार उधम को अपना हीरो बनाए, तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मैं चाहता ही यही हूँ। 21 साल उन्हें भी लगे और 21 साल आपको भी अपनी बात कहने में लगे, तो जो सिमिलैरिटी है वो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ शिद्दत से, तो कहीं ना कहीं अंदर बात करता रहता हूँ खुद। आपका भी वो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उधम से? नहीं जी, बिल्कुल रहा मेरे लिए, इसीलिए मैं ये फिल्म बना पाया हूँ और अपने तरीके से बना पाया हूँ। जो बात मुझे कहनी थी, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट द वे द फिल्म हैज़ टर्न्ड आउट। रेस्ट तो अभी मैंने बना दिया है, मेरा जो कहना था मैंने कह दिया है।
आज से ये फिल्म तो आ गई लोगों के पास, ट्रेलर आ गए हैं. सो आई होप पीपल like the trailer, people like the intensity of the trailer, and I hope they get into the film also and into the skin of Sardar Udham. मैं एक्चुअली आप लोगों को नोटिस कर रहा था दूर से, थोड़ी देर में आप फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो रिएक्शंस चेक कर रहे हैं कि क्या मिल रहा है, कितने व्यूज़ मिले ट्रेलर्स को, कुछ रिएक्शंस आए अभी आपके पास? जी, जस्ट जनरल रिएक्शन चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लग रहा है, लोगों को पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, वो रेजोनेट कर रहे हैं. बट अब तक जितना हम इंटरव्यूज़ के बीच में देख पा रहे हैं, लग तो रहा है कि लोगों को पसंद आ रही है, वो रेजोनेट कर पा रहे हैं. क्योंकि कभी-कभी ना वो एक बॉल बीच में बाउंसर निकल जाता है, हमने कहीं बाउंसर ना कर दिया हो, इस बॉल डाल दिया हो, ऐसा ना लगे. बहुत अच्छा ट्रेलर है. और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं सोच रहा था आपसे शेयर करूंगा. आयुष्मान से हमारी एक बार बात हुई थी कुछ 2 साल पहले, तो वो उनके साथ 2 बार काम कर चुके हैं. ही सेड यार, जब सुजीत सर का कॉल आता है तो ऐसा लगता है भगवान आए हैं, ऑरा है और बोल रहे हैं पुत्र ये फिल्म कर लो. क्योंकि ये तुम्हारी एक वो जो आयुष्मान का जो मैसेज है वो मैं इसलिए कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आपकी जब इनसे पहली इस बारे में बात हुई थी एंड यू गॉट टू नो कि यू आर डूइंग दिस, तो क्या मोमेंट था वो आपकी? इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि सुजीत दा बॉम्बे में रहते ही नहीं है. वो पूरी तरह कोलकाता बेस्ड है, वहीं रहते हैं और बॉम्बे हर महीने 10 दिन काम के लिए आते हैं. तो मैं कई बार उनसे मिलने की कोशिश करता था पर मैं मिल नहीं पाता था. पर मेरी मुलाकात एक बार हुई और जब मैं उनसे मिला, मैं एक्चुअली बस उनको यही कहना चाहता था कि प्लीज़ सुजीत दा, जब भी आपको लगे, वो चाहे 1 साल में हो, 3 साल में हो, 10 साल में हो, किसी फिल्म में मुझे आपके कहानी का हिस्सा बनना है. जब भी आप वो सही समय समझें तो आई वुड लव टू स्क्रीन टेस्ट फॉर अ पार्ट, जिस भी प्रोसेस से, बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी. लिटिल डिड आई नो दैट कि हफ्ते 10 दिन में आई वुड गेट अ कॉल टू कम बैक टू द ऑफिस एंड इन्होंने बताया कि सरदार उधम ये फिल्म बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो सोच रहे हैं. तो मैं तो पहले तो मुझे काफ़ी समय लगा था सिंक इन करने के लिए, सच में हो रहा है. सुजीत सरकार के साथ काम करने का मौका और साथ ही में एक ऐसा किरदार जिनकी कहानियाँ सुनकर मैं बड़ा हुआ, तो मेरे लिए इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. बहुत सारे एक्टर्स इस बात को छुपाते हैं कि उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया किसी कंटेंट के लिए, लेकिन मुझे पता है आप कई इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं कि इसके लिए मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया है, इसके लिए भी आपने स्क्रीन टेस्ट दिया था. लुक टेस्ट जिसे हम बेसिकली, लुक टेस्ट तो हाँ कई हुए थे, लुक टेस्ट हमने काफ़ी किए थे. नहीं, लुक टेस्ट फिल्म के लिए नहीं हुआ, मतलब फिल्म के कैरेक्टर जो बन गया उसके बाद. हाँ, कैरेक्टर के लिए. बट होता ना पार्ट कास्टिंग करने के लिए पहले जो होता है जी, जो आप टेस्ट देते हैं, स्क्रीन टेस्ट. नहीं, इस फिल्म में वो नहीं, इस फिल्म में नहीं, क्योंकि बहुत सारे लुक्स हैं. बिकॉज उधम सिंह जो थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी चेंज करके डिस्गाइज, उसके बाद उन्होंने वो जो अचीव करना चाहा वो किया. तो मैं इसलिए इस सवाल को पूछ रहा था. नहीं, वो 2 पहलू है, एक होता है स्क्रीन टेस्ट और एक होता है लुक टेस्ट. तो लुक टेस्ट काफ़ी हुए टू लॉक ऑन दोज डिफरेंट लुक्स कि अच्छा ये लुक होगा, इस उम्र में ये लुक होगी, इस देश में ये लुक होगा, इस आइडेंटिटी के लिए वो लुक होगा. तो वो हमने काफ़ी किए. बट स्क्रीन टेस्ट जो होता है कि टू लॉक एन एक्टर, वो स्क्रीन टेस्ट वाला प्रोसेस इसमें नहीं हुआ था. इट वॉज एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी ओवर अ कप ऑफ टी और उस मीटिंग में हमने ये सिमिलर इंटरेस्ट शेयर किया एंड वी वर ऑन बोर्ड. एंड व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन जब उन्हें पता चला कि आप इस कहानी पे काम कर रहे हैं? बचपन में कई बार आपने जैसा बताया कि इस कहानी आप सुन चुके हैं और अब वो किरदार आप जीने वाले. जी, अरे मेरे माता पिता दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही एक्साइटेड थे कि मुझे ये मौका मिल रहा है. एंड विद नन अदर देन सुजीत दा, मेरे घर पे जेन्युइनली दे वर वेरी वेरी हैप्पी एंड दे फाइनली फेल्ट कि यार हाँ यार, ये पिक्चर ना अच्छे से करना और वी विल बी वेरी एक्साइटेड टू वॉच यू इन दिस फिल्म. श्योर. रॉनी, आपसे मेरा सवाल है, मैंने एक्चुअली जनता में भी आपसे पूछा था कि एज अ प्रोड्यूसर एक इमोशनल टच जो होता है इस फिल्म से आपका क्या है? बिकॉज आपने आंसर भी दिया था, आपकी फैमिली के कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स भी रह चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं आपसे वो जवाब जानना चाहूँगा. जी, देखिए, जैसे जब बड़े हो रहे थे तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग हमेशा ही कहीं ना कहीं एक वो कनेक्ट था ही कि दे आर सर्विंग फॉर द नेशन. तो फिर घर में जैसे कभी कभार डैडी से बात होती थी फैमिली के बारे में, क्या है ये है, तो वहाँ से कहानियाँ सुनने मिलते थे कि उनके ग्रैंड अंकल जो थे, जो मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल होंगे, वो रेवोल्यूशनरी थे. वो ही वॉज सचिंद्रनाथ सान्याल. तो वो थे जिनको 2 बार सेल्यूलर जेल में he had gone. Generally people go for once and either they don't come back or very rarely. So he was one of those guys. And उनका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन उधम सिंह और शहीद भगत सिंह के साथ भी था, क्योंकि he was the founder of HRA, जिसका next out thing was HSRA.
जो भगत सिंह ने फाउंड किया था, तो इट वाज दैट. देन हिज अदर ग्रैंड अंकल वाज राजेंद्रनाथ लाहिरी, जिनका काकोरी केस में था. सो कहीं ना कहीं एक फैमिली में ये था. सो दिस आई गॉट टू नो एट लेटर स्टेज. बट बचपन से एक being an army officer's son and of a family, so many people in the Air Force, Army, so it was like a very that kind of a family. तो एक ये तो connection था ही, and history somehow मुझे पसंद था, and I did my this thing, graduation in history. So and it was never that I wanted to study history. Somehow ऐसा था कि मैं जब बुक पढ़ता था, मैं क्लासेस बहुत कम ही जाता था. तो पहले ही जब टर्म में बुक आती थी, पढ़ लेता था नॉवल की तरह. एंड समहाउ आई हैड दिस होल थिंग ऑफ आई कुड सी द विजुअल्स व्हेन आई, तो एंड देन आई नो यूज्ड टू स्टडी एंड देन आई विल गो स्ट्रेट इनटू द एग्जाम एंड गिव. सो इट वाज ऑलवेज अ थिंग. सो आई थिंक दिस फिल्म वाज अमेजिंग इन दैट वे बिकॉज देयर वर सो मेनी पास्ट कनेक्शंस, हिस्ट्री, फैमिली एंड एवरीथिंग, दैट ग्लैड दैट आई वाज पार्ट ऑफ इट. ये सवाल आप दोनों से है. एज ए डायरेक्टर जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो रिसर्च वर्क बहुत लगता है, नो डाउट, और एज एन एक्टर जब आप एक्ट करते हैं तो एक प्रिपरेशन होती है. तो इसके लिए रिसर्च और प्रिपरेशन कितनी अलग थी बाकी फिल्मों से? आई थिंक कोई बहुत डिफरेंट नहीं था जो दूसरे फिल्म्स जो करते हैं, बिकॉज रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है. आप डिफरेंट बुक्स देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, डिफरेंट लोगों से बात करते हैं. हाँ, ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म में रिसर्च बहुत लंबा चला, करीब 10-15 साल चला. मतलब मैं बहुत दिनों से इस पे रिसर्च कर रहा था. मैं कॉलेज टाइम से इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा था. पंजाब का जो मेन कंट्रीब्यूशन है टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसका रिसर्च कर रहा था. जलियांवाला बाग मैसेकर पे, ट्रेजिडी से, वहाँ से जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है. इनफैक्ट यहाँ सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा था कि जो सर्वाइवर्स थे जलियांवाला बाग के, उनसे भी आपको बात करने का मौका मिला. तो वो अभी भी कहीं ना कहीं वो दर्द, वो आग है, वो बहुत मैं जब तब ऐसे भी लोग थे, आप मानेंगे नहीं, जो 13 अप्रैल को 13 अप्रैल वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, परिवार हैं, जो चुपचाप जलियांवाला बाग में आते हैं और वो चुपचाप कहीं बैठे रहते हैं कोने में. हाँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कोई उसी परिवार से कोई आए हुए हैं. वो थोड़ी देर वहाँ बैठ के, सुकून से बैठ के मेडिटेशन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि याद करते हैं, वो दीवारों को देखते हैं जहाँ पे बुलेट्स के मार्क रखे हुए हैं, और उनके परिवार से जो रहे होंगे, जो शायद सरवाइव कर गए हैं, जो सरवाइव नहीं कर गए हैं. ऐसे बहुत से परिवार हैं. अमृतसर में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिससे कोई अफेक्टेड ना हुआ हो जलियांवाला हादसा से. सो मैं उनसे भी मिलता था, बहुत देर बैठता था. कोई मुझे घर पे बुलाते थे, जो उनके घर जाके मैं चाय पीता था, फिर बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था. तो ऐसे करते करते मैंने रिसर्च कर ली इस फिल्म की. इनफैक्ट प्रोमो के अंदर जो हमने छोटा सा एक ग्लिम्स देखा है, कोई जिंदा है लालटेन लेकर जो जा रहा है, वो अपने आप में इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि उस वक्त क्या हुआ होगा, आपके रोंगटे खड़े कर देता है देख. जी. तो ये चीज़ें वहीं उन्हीं से जब आप रिसर्च जी जी, वो ये सब चीज़ें जो सर्वाइवर ने ही बात की हैं सब लोगों ने. सो जितने सर्वाइवर थे, बिकॉज वहाँ पे तब तो कोई, क्योंकि ना फोटोग्राफ एविडेंस है, कुछ नहीं है. लोगों ने जो बोला है, सर्वाइवर्स ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड किए हैं, मतलब यू नो हमारे पास, और इवन इंडियन लाइब्रेरीज़ में, जलियांवाला बाग में, या हमारे पार्लियामेंट के जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे, नेहरू लाइब्रेरी में, फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो हैं, ट्रिब्यून में न्यूज़पेपर्स उसके पास है, आपका सदार उधम, शहीद सदार उधम का ट्रस्ट जो है उनके पास, उनके जो ऑर्फनेज हैं वहाँ पे. तो ये सब वहाँ से सब इंफॉर्मेशन निकल के आए. देखिए कैसी थी आपकी प्रिपरेशन? टू बी ऑनेस्ट, मेरी तैयारी उस बेसिस पे नहीं थी कि सरदार उधम सिंह कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं. मेरी तैयारी हमेशा उसी पे थी कि मैं वो ढूंढूं कि वो शायद क्या फील कर रहे होंगे उस वक्त. और वो बहुत एक वो कहते हैं ना, नव्स ढूंढने वाली बात होती है कि वो नव्स क्या थी. उसके लिए आई वुड ऑलवेज फॉल बैक टू सुजीत दा. कि जब भी मुझे होता था कि सुजीत दा क्या सोच रहे होंगे इस ऐसे माहौल में, ये जो सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है एक इंसान सरदार उधम क्या सोच रहा होगा. सो मेरे लिए मेरी सारी तैयारी यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म होती थी. बिकॉज इट वॉज नॉट दैट पार्ट कि जहाँ आपको किसी तरीके से बोलना है, किसी तरीके से उसे उठना है, बैठना है, वो उससे कई डीपर था. तो हमेशा मेरी वो जो खोज होती थी वो उसकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को खोजने की होती थी. एंड आई वॉज लकी टू हैव अ डायरेक्टर लाइक सुजीत दा, जिनकी स्टडी इतनी
डीप रूटेड रही है इस मामले में, that I had a very clear guidance as to how to go about this part. अदरवाइज कौन डायरेक्टर चीक पे स्टिचेस लगने बोलेगा हाँ 4 दिन बाद आशा लेट्स स्टार्ट द शूट, ये भी एक लुक हम ट्राई कर सकते हैं। और वो कुछ सुनने के लिए भी आपने इन्हें दिया था, जो आप बता रहे थे, एक शुरुआत में एक ट्रैक दिया था, एक म्यूजिक पीस दिया था, जिसके अंदर एक हमेशा वो था कि कुछ खोजना है, उसी में एक तकलीफ खोजनी है, उसी में एक दर्द खोजना है, और जब वो मिल जाए तो वो जो सुर मिलेगा तो वो शायद सरदार उधम का सुर है, और वहाँ पे कुछ खेलना है। तो उतना बेसिकली आई थिंक द क्वेस्ट वाज कि उतना कहीं आप घुस के कुरेद कर अंदर कुछ ढूंढ पाए, तब जाके आपको सरदार उधम का एक जर्म वो मिलेगा, और उसी के साथ आपको फिल्म में जीना है। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, 2-3 सवाल और हैं। जब व्हेन यू शूट विद सुजीत सरकार एंड रॉनी जी इज़ ऑल्सो देयर, तो हमने जितने भी बिहाइंड द सीन्स देखे हैं इनकी फिल्म्स के, तो फोकस रहते हैं और सीरियस रहते हैं, लेकिन क्या ये सेट पे मस्ती करते हैं, मतलब हंसी मजाक होता है सेट के ऊपर व्हेन यू आर शूटिंग विद हिम? नहीं, हंसी मजाक ऐसे नहीं कि मतलब जब ज़रूरत नहीं है तब भी हंसी मजाक ही चल रहा है। एक ये होता था कि जब भी हम सेट पे होते थे तो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कट्टर काम पे फोकस वाला मामला होता था हर डिपार्टमेंट से, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द शिप, बिकॉज ही इज जस्ट सो इन्वेस्टेड वंस ही इज ऑन सेट टू क्रिएट दैट वर्ल्ड, एंड आपको एज अ दर्शक वहाँ पहुँचाने के लिए ही वुड बी फुल्ली इनटू दैट, उसी स्पेस में। तो ऐसा नहीं है कि गंभीर और सीरियस मामला होता था, बट इट वाज जस्ट अ वेरी फोकस्ड टाइम जब भी हम सेट पे होते थे टू क्रिएट समथिंग। और कई बार होता था कि मैं हैरान होता था कि कई बार हम वापस होटल जल्दी आ जाते थे, जबकि आपको लगता था कि काम इतना ज़्यादा है, कैसे हो रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू सुजीता एंड रॉनी सर एंड द एंटायर टीम टू कम ऑन द सेम पेज, और वो इतनी हारमोनियसली शूट होता था कि सबको अपना काम बिल्कुल पता होता था कि ये काम करना है, एंड वो सीरियसनेस झलकती थी फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द शिप कि नहीं यार, ये बिल्कुल फोकस होके काम करना है, क्योंकि ये कोई फ्रिवलेस फिल्म नहीं बन रही, कोई फ्रिवलेस कहानी नहीं दर्शाई जा रही, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली एक सच्चाई से दर्शानी है। तो उतनी फोकस की वहाँ ज़रूरत भी होती थी। तो इट्स नॉट कि गंभीरता होती थी, बट एक फोकस होता था। आप दोनों से मेरा सवाल है सर, थिएटर्स खुल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं घर पर देखकर OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए कंटेंट एंजॉय करूं, तो फ्यूचर में आप OTT के लिए कंटेंट बनाना जारी रखने वाले हैं, या एक बार थिएटर्स खुल गए तो फिर थिएटर ही आप सोच रहे हैं? आई थिंक सिचुएशन जो अभी इस वक्त है कि जो अथॉरिटीज़ ने जो इंटीमेट किया है कि दे आर स्टार्टिंग फिल्म थिएटर्स, मतलब थिएटर ओपन हो जाएंगे, एंड उसके क्या SOP एंड प्रोटोकॉल हो गए हमें नहीं मालूम, बट कहीं ना कहीं आगे आई थिंक 5-6 महीने हो या साल भर में आई थिंक चीज़ें नॉर्मल तो हो ही जाएंगी। सो आई थिंक व्हेन इट्स बैक टू नॉर्मल, आई थिंक देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू थिएटर एंड और सिनेमा हॉल में जाके फिल्म का मज़ा लेना। आई थिंक वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ एक तबका, एक ऑडियंस है जो OTT प्लेटफॉर्म अब उनकी लाइफ बन गया है, सुबह उठने से लेकर फिल्म आधी शुरू करते हैं, फिर रात तक आधी रखते हैं, तो उनके लिए भी OTT के लिए भी कंटेंट नियर फ्यूचर बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, डोंट यू थिंक सो? देखिए, OTT के लिए फिल्म और थिएटर के लिए फिल्म होती है, सो हम चाहेंगे कि हम फिल्म बनाते रहें। अब वो देखेंगे तब सिचुएशन क्या है, सिनेमा हॉल होगा सिनेमा हॉल में जाएंगे, OTT है OTT में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोच के बनाएंगे कि ये OTT के लिए फिल्म बना रहे हैं, ये सिनेमा के लिए फिल्म बना रहे हैं। फिल्म तो उसी शिद्दत से बनाएंगे जो एक फिल्म बनती है, उसमें कोई वो डिस्पैरिटी नहीं है कि ये OTT के लिए ऐसा कुछ बना देंगे और उसके लिए फिल्म बनाएंगे हम। अब उस वक्त क्या माहौल होगा देखेंगे, 1 साल बाद सब नॉर्मल होगा तो विल गो बैक टू नॉर्मल। चलिए, मेरा एक सेकंड लास्ट सवाल है सर आपसे। हम थोड़ा सा विकिपीडिया पे सर्च कर रहे थे, तो वो जो ट्रायल था उधम सिंह और ब्रिटिश कोर्ट में, वो पढ़ने में ही इतना अंदर जज्बा भर देता है। क्या वो एज इट इज़ डायलॉग्स यूज़ किए हैं, थोड़ा सा फेरबदल हुआ है उनमें? सिनेमा जब आप करते हैं, आप कुछ चीज़ें, कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज़ लेते हैं उसी पैरामीटर्स में रहते हुए, तो वो तो ज़रूर लेते हैं हम, और वो हमने लिया भी है, बिकॉज इट्स नॉट ए डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ फीचर प्रेजेंटेशन। सो आई थिंक उतना क्रिएटिव जो प्रोसेस में जो लिबर्टी लेना होता है वो हमने उतना ही लिया है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन विकी आपसे,
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट्स गोना बी कौशल ब्रदर्स मंथ। आपकी भी फिल्म आ रही है और 2 दिन बाद योर ब्रदर इज कमिंग अप विद हिज कॉन्ट्री। तो अक्टूबर जो है वो कौशल ब्रदर्स का होने वाला है। क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? वी प्रे सो एंड मेरे मॉम डैड तो प्रे कर रहे हैं कि ऐसे कई महीने आए, बट हाँ हम काम कर रहे हैं, काम करना हमारा फ़र्ज़ है, काम कर रहे हैं। एंड इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर बोथ ऑफ अस कि हम ग्रो कर रहे हैं एज एक्टर्स और हमारा काम दर्शकों तक पहुंच रहा है। वी बोथ आर वेटिंग कि दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स होगा हमारी फिल्मों पे, एंड वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। और आप भी तैयार रहिए 16 अक्टूबर को सरदार उधम देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में ना कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि समझ नहीं आता कि इस पार जाएं या उस पार जाएं, खासकर महिलाओं के लिए। और जब वो उस क्रॉस रोड पर आ जाती हैं जहां उन्हें अपने परिवार और अपने प्रोफेशन के बीच में चूज करना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है रिश्तों के मांझे में, जहां दिया और अर्जुन जो दोनों ही खिलाड़ी हैं, लेकिन आज दिया को अपनी शादी और अपने प्रेम यानी कि अपने खेल के बीच में चूज करना है। दिया तो भाई अपनी शादी के लिए देखिए किस तरह सज धज कर तैयार हो गई है। ये बंगाली बाला दुल्हन तो बनी है, लेकिन क्या बात है भाई, ये चेहरे पर दुल्हन वाली मुस्कुराहट नहीं है। अब मुस्कुराहट कैसे हो, जिस दिन उसकी शादी है उसी दिन मैच भी है उसका। वो मैच जिसके लिए वो कब से इंतजार कर रही थी। अब वो कश्मकश में है कि अपनी शादी वाले दिन मैच कैसे खेलने जाए। ये सीक्वेंस है, मेरी और अजीत की शादी हो रही है और उस शादी के बीच में जो कि शादी हो रही है, अब ये होगी नहीं होगी ये बाद में आपको पता चलेगा देखने के लिए। और इसमें मतलब अर्जुन विल कम एंड बहुत सारी चीजें होने वाली है, ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। दिया की शादी 6 बजे है, मैच 8 बजे है और अर्जुन की शादी रात 10 बजे है। तो कैसे अर्जुन दिया की शादी मैनेज करेगा, फिर अपनी शादी मैनेज करेगा एंड मैच भी खेल के ले जाएगा। लेकिन भाई दिया, हम जानते हैं कि आप मैच ज़रूर खेलोगी और ये मैच आपको कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही खिलवाएगा। वो क्या है ना, प्रोमो देखकर सब समझ में आ गया हमें कि उधर अर्जुन अपनी शादी के मंडप से उठेगा तो इधर आपको आपके शादी के मंडप से उठाकर लेकर जाएगा और वो आपका मैच खेलने का सपना पूरा करेगा। शादी से ज्यादा ना एक्साइटेड थी अपने लुक को लेकर, क्योंकि बंगाली ब्राइड बनना मेरे लिए मतलब ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग गुड। ये बनारसी साड़ी पहनना, ये इसको शाखा पौला, इसको शाखा पौला, दिस मेहंदी, दिस इज नॉट मेहंदी, आलता एंड मतलब पूरा जो होल गेटअप है ना, इट्स टू ब्यूटीफुल। तो भाई देखा ना आपने, हर शादी में ट्विस्ट आता है, तो इस शादी में भी ट्विस्ट आया है, लेकिन ये ट्विस्ट ड्रामे वाला नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स वाला है। अब दोनों की शादी तो टूट जाएगी, तो इसके बाद क्या अर्जुन और दिया की जोड़ी बनेगी? अब होगा तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल की कहानियों में लॉजिक ढूंढना यानी कि लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैग, यानी कि आप एक बड़े से घास के
पहाड़ के अंदर एक सुई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, सीरियल साथिया में टेक्निकली हमारी 10वीं पास गहना, इफ यू रिमेंबर, LLB की पढ़ाई कर रही थी, वकालत पढ़ रही थी, लेकिन जब घर पर आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यानी कि पैसों की दिक्कत, तो मैडम वकालत नहीं छोड़कर घर में किसी और के नौकरानी का काम कर रही हैं। आई मीन इतनी पढ़ाई लिखाई जब आपने लड़की को करा दी तो जरूरी है कि उसको नौकरानी के रूप में ही दिखाना। इंसान की परिस्थिति को बदलते इस सच में वक्त नहीं लगता है। एक नौकरानी को बहुरानी का दर्जा मिला और फिर परिस्थिति कुछ ऐसी बदली कि वही बहुरानी को फिर से नौकरानी बनना पड़ा। जी हाँ, ये बात गहना की ही तो है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसे नौकरी की तलाश थी। अब गहना तो पढ़ी लिखी है, एक वकील भी है, फिर पता नहीं उसे नौकरी कैसे नहीं मिली। अपने ससुराल वालों का पेट भरने के लिए उसे किसी और के घर में नौकरानी की नौकरी मिल गई। एक्चुअली बात ये होती है कि मैं बा को बताती हूँ मेरी जॉब लग गई है, तो उन्हें लगता है कि क्योंकि मैं वकील की पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं किसी वकील के अंडर ही काम कर रही होंगी। तो और मैंने उस समय बताया नहीं था, मैंने वो छुपा के रखी थी बात। तो अब जाके वो रिवील होने वाली है कि मैंने एक्चुअली नौकरानी का काम लिया है। एक किस्मत का खेल तो देखिए, जिस घर में वो नौकरानी बनकर काम कर रही है उसी घर में सासू माँ और उसकी देवरानी जेठानी भी आ गए। खैर, घूंघट की आड़ में उसने अपना चेहरा तो छुपा लिया, लेकिन मालकिन से जली कटी बातें उसे सुनने मिली और फिर देखिए कुछ इस कदर उसका चेहरा सबके सामने आ गया। एज़ यूजुअल मुझे डाउट हो गया कि गहना झूठ बोल रही है और मैंने फिर से एक प्लान बनाया इसका भांडा फोड़ने का और मैं बा को और हेमा को बहाना करके यहाँ पर लेकर आई और मैंने बहुत कोशिश की इसका घूंघट हटाने की, पर ये घूंघट हटाने नहीं दे रही थी। बहुत स्मार्टली इसने अपना फेस कवर कर रखा था, पर होने को कौन टाल सकता है। फाइनली जो मैं चाहती थी वो हुआ। गहना की सासू माँ को जैसे ही पता चला कि अरे ये तो उसकी बहुरानी है, फिर क्या, इस सासू माँ ने अपनी बहुरानी का साथ दिया और अपनी बहुरानी को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो गई। शॉकिंग था हमारे लिए, मतलब मैं और बा तो बहुत दुखी हुए। शर्म नहीं आई कि वो ये काम कर रही है, बट प्राउड फील हुआ कि गहना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ये करने को भी तैयार हो गई। अब आगे गहना के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इतने सारे लोगों का वो पेट कैसे भरेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि किसी को इतना भी मत डराइए कि वो डरना छोड़ दे, और कुछ ऐसा ही हुआ है तेरा मेरा साथ में गोपिका के साथ। भाई, डरी सहमी रहने वाली गोपी के अंदर आज साक्षात माता रानी ने वास कर लिया है। तभी तो चोरों की क्या दे दनादन धुलाई कर दी इन्होंने। माता रानी के मुकुट की जिम्मेदारी इस सक्षम को दी गई है।
अब किसी भी चीज की अगर जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो इसका मतलब छोटे पर्दे की कहानियों में यही निकाला जाता है कि कुछ तो गोलमाल जरूर होगा। और इधर भी कुछ ऐसा ही है। नवरात्रि के पहले दिन ही देखिए माता का मुकुट गायब हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि गोपिका को ही परेशान करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इधर तो मिथिला के भी दुश्मन हैं। मिथिला के दुश्मन ने पूरा मन बना लिया है कि माता का मुकुट चोरी कर लेंगे। और देखिए ये चोर आए भी गोपिका के ससुराल में। उन्होंने कोशिश भी की मुकुट चुराने की, लेकिन फिर उनका सामना गोपिका बहू से हुआ। गोपिका जो हर वक्त डरी सहमी सी रहती है, आखिर उसमें इतनी हिम्मत आ कहां से गई। चोरों के साथ वो हाथापाई कर रही है और जब उसका डर निकल गया है तो हम यही कहेंगे कि ये मुकुट कभी कोई भी चोरी नहीं कर सकता। डरपोक लड़की है, लेकिन गोपिका वो करने जा रही है जो उसके कैरेक्टर के ऑपोजिट है, जो कि निडर होके वो कुछ एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है। और तभी ये चोर जी आ जाते हैं। तभी चोर जी का क्या इंटेंशन है ये तो गोपिका खुद फिगर आउट करेगी। बहू रानी इस काम में सफल होगी और माता का मुकुट माता के सर पर सजाएगी भी। लेकिन फिर इसके बाद गोपिका को बहुत बड़े ड्रामे के साथ गुजरना होगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में लीजिए एक बार फिर से रॉकस्टार बनने का मौका मिलेगा प्रीशा के रुद्र को। वो क्या है ना कि घर में लक्ष्मी आई है और माता रानी तो वैसे ही आने वाली है। क्या 1-2 दिन की ही तो बात है। ऐसे में लगता है अपना आशीर्वाद पहले दे दिया इन्होंने। रुद्र की जिंदगी में पहले प्रीशा आई और देखिए उसके बाद वापस आ गया उसका स्टारडम भी। जी हाँ, रुद्र जो कभी रॉक स्टार हुआ करता था, आज फिर से वो रॉक स्टार कहलाएगा, क्योंकि उसके घर आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। रुद्र को एक बार फिर से गाना गाने का मौका मिल रहा है। अब हम सब जानते हैं कि रुद्र के लिए जितनी इम्पोर्टेंट प्रीशा है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका गाना गाना भी है। फिर क्या, ये खुशखबरी रुद्र खुराना को जैसे ही मिली उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कभी वो अपनी माँ से खुशी जताता तो मम्मी के बाद प्रीशा के पास भी वो आया और अपनी खुशी को रोमांस के जरिए बयां किया। वो इंटरनली बहुत हैप्पी है रुद्राक्ष, और उसके अलावा अब उसके साथ लाइफ में कुछ चीज़ें भी ऐसी हो रही हैं कि उसका अच्छा टाइम शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। उसे सिंगिंग करने का वापस मौका मिला है, उसे बड़े स्टूडियोज़ ने साइन किया है और सारे ट्रस्ट फंड और सब कुछ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी उनके पास वापस आ गई खुराना फैमिली के पास। तो प्रीशा के मिलते ही ये सब अच्छी चीज़ें हो गई हैं और डेफिनेटली रुद्राक्ष और उसकी जो माँ है शारदा माँ, वो यही मानते हैं कि प्रीशा के आने से, प्रीशा के मिलने से ये सब हुआ है। अब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अरमान का क्या, जो आप सबके बीच अभी भी वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये दोनों अलग हो जाए। खैर, प्रीशा की सासू माँ को इसका अंदाजा लग गया है और वो अब अपने बेटे की खुशी के आगे ये किसी को भी आने नहीं देगी और अरमान को तो बिल्कुल नहीं।
एक दो इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मेरा शक एकदम पक्का हो जाता है कि हाँ ये अरमान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, बार बार आ जाता है घर में कोई ना कोई बहाने से, या तो अनवी को भेज देता है। अब हम तो यही कहेंगे कि खुशियाँ बहुत देर तक नहीं टिकती है। हमें तो लगता है कि आगे अब रुद्र के साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।